हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं इजी संस्कृत लर्न विद कीर्ति चैनल। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला। व्याकरण को समझने से पहले वर्णमाला को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस वर्णमाला में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। जैसे कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, उनमें से स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, मूल स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करने वाली हूँ, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक आपको इस वीडियो को देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत वर्णाह। संस्कृत वर्णों को देखा जाए तो इनकी कुल संख्या होती है 42 यानी द्वयचत्वारिंशत्। और इन संस्कृत वर्णों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, स्वर और व्यंजन में। स्वर होते हैं नो यानी नव, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं नव, और व्यंजन होते हैं 33 यानी त्रयत्रिंशत्। तो टोटल संस्कृत के वर्ण हो गए 42 द्वयचत्वारिंशत्। उनको दो भागों में हमने डिवाइड किया, स्वर यानी नव, व्यंजन यानी त्रयत्रिंशत्। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम जान लेते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। जो स्वर 9 होते हैं, 9 होते हैं, 9 होते हैं, उनमें काउंट करते हैं अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो ये 9 स्वर हो गए। अब इनमें से देखिए आप, पहले के जो स्टार्टिंग के जो 5 स्वर हैं अ, ई, उ, री, ये तो हो गए ऋस्व स्वर, और इनको बोलते हैं हम मूल स्वर भी बोलते हैं। ऋस्व स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसको हम मूल स्वर क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि अ, ई, उ, री ये अपने आप में परिपूर्ण है। इनके निर्माण के लिए किसी भी अन्य स्वर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। समझ में आया आपको बात? सेकंड है, इसके जो बाद के आगे के जो स्वर हैं 4, ए, आई, ओ और औ, इनको हम बोलेंगे दीर्घ स्वर, और साथ ही दीर्घ स्वर के साथ इन्हें हम संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि इनको हम संयुक्त स्वर क्यों बोलेंगे भाई? तो इनको हम संयुक्त स्वर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ए, आई, ओ, औ इनके उच्चारण के लिए हमें इनके साथ में दो स्वरों को संयुक्त करना पड़ता है, या दो स्वरों की सहायता से, दो स्वरों के सहयोग से ये एक स्वर बनता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर होता है, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में देखिए, हम ए के बारे में आपको बताते हैं। ए का निर्माण कैसे होगा? अ प्लस ई बराबर ए, यानी ए के निर्माण के लिए हमें यहाँ पर दो स्वरों को मिलाना पड़ा, दो स्वरों को संयुक्त करना पड़ा, जिसमें से एक है अ, दूसरा है ई। इनको मिलाने से ए बन गया। नेक्स्ट है ओ। ओ स्वर का निर्माण कैसे होता है? इसमें हमने एक तो मिला लिया अ, और साथ में इसमें मिला लिया हमने उ। तो अ प्लस उ, इन दोनों स्वरों को संयुक्त करने पर हमारा स्वर बनता है, दीर्घ स्वर बनता है ओ। थर्ड है अ प्लस ए। इन दोनों स्वरों को मिलाने से हमारा दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर जिसका निर्माण होता है वो होता है आई। बात समझ में आई आपके? और फोर्थ हमारा है औ, जो दीर्घ स्वर है। तो इसमें हम दो स्वरों को कौन से को ऐड करेंगे? अ स्वर और साथ में प्लस ओ स्वर। तो अ और ओ को मिलाने से, दोनों को संयुक्त करने से, दोनों को जोड़ने से, या दोनों के सहयोग से औ स्वर का निर्माण होता है। तो ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ए, आई, ओ और औ ये दोनों दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन स्वरों के निर्माण के लिए दो स्वरों को संयुक्त करना पड़ता है, दो स्वरों को जोड़ना पड़ता है, दो स्वरों को मिलाना पड़ता है, इसलिए इन्हें हम संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर बोलेंगे। और जो मूल स्वर हमने बताया उसको मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि अ, ई, उ, री और री ये अपने आप में ही परिपूर्ण होते हैं। इनके निर्माण के लिए किसी भी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ गई बात आपके? सेकंड है हमारा व्यंजन। जैसे स्वर को तो हमने डिवाइड कर लिया, स्वर 9 होते हैं, जिसमें से मूल स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, या ऋस्व स्वर होते हैं, और दीर्घ स्वर होते हैं। सेकंड हमारा चैप्टर है व्यंजन। तो व्यंजन हमने बताए थे, व्यंजन होते हैं 33 यानी त्रयत्रिंशत्।
अब उन 33 व्यंजनों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है हमारा ऊष्मा व्यंजन। कितने भागों में डिवाइड किया हमने? 3 भागों में। और कितने व्यंजन थे टोटल? 33 यानी त्रयत्रिंशत्। अब 33 को डिवाइड किया। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श में होते हैं 25। सेकंड है अंतस्थ व्यंजन, ये होते हैं 4। और थर्ड है ऊष्मा व्यंजन, ये भी होते हैं 4। अब आगे चलिए हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे। तो पहले मैं स्टार्टिंग में बेसिकली स्पर्श व्यंजन के लिए आपको बता दूं कि क से लेकर के म तक जितने भी व्यंजन हैं, क से लेकर म तक जितने भी 25 पंचविंशति जो व्यंजन हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन में काउंट होते हैं। तो कैसे लेकर जो 25 जो व्यंजन हैं म तक के, तो उसके 5 वर्ग बन गए। जैसे पहला वर्ग बन गया हमारा क वर्ग। क वर्ग के 5 वर्ण हो गए क ख ग घ ड़। नेक्स्ट वर्ग हो गया हमारा च वर्ग। च वर्ग के 5 वर्ण हो गए च छ ज झ य। नेक्स्ट थर्ड वर्ग हो गया हमारा ट वर्ग। इसके 5 वर्ण हो गए ट ठ ड ढ ण। नेक्स्ट है हमारा त वर्ग, त थ द ध न। इसके 5 वर्ण हो गए। और लास्ट हमारा है प वर्ग, प फ ब भ म। तो ये 25 हो गए। 25 कैसे हुए? 5 वर्ग हुए। 5 वर्ग कैसे हुए? कैसे लेकर के मैं तक के जितने भी व्यंजन होते हैं उनके सारे 5 वर्ग होते हैं। और पांचों वर्गों में 5-5 व्यंजन होने से ये सारे जो 25 वर्ण हैं ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि इसको हम स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता कि इसको हम स्पर्श व्यंजन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण के लिए जीवा मुख के अलग अलग भागों को या विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण के लिए जीवा मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, इस वजह से हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्लियर हो गया। 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग के 5-5 वर्ण होते हैं, इस वजह से ये 25 जो व्यंजन है, वर्ण है, ये सारे स्पर्श के अंदर आ गए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये भी 4 होते हैं। 4 में कौन कौन से हो गए? य, र, ल और व। य, र, ल, व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन माने जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि भाई स्पर्श व्यंजन का तो आपने बता दिया कि इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, तो फिर अब य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन क्यों बोलेंगे? तो अंतस्थ व्यंजन हम इन्हें इसलिए बोलेंगे क्योंकि य, र, ल, व ये न तो स्वर की कैटेगरी में आते हैं और न ही ये व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। यानी न तो ये स्वर की श्रेणी में है, न ये व्यंजन की श्रेणी में है, बल्कि ये दोनों के जो बीच की अवस्था होती, अंतस्थ, बीच के अंदर जो स्थित अवस्था होती है, इस वजह से इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व इनकी गिनती की जाती है। समझ में आ गया अंतस्थ व्यंजन? अब नेक्स्ट जो है हमारा 3rd नंबर का व्यंजन है जिसका हमने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया था, ऊष्मा व्यंजन। ऊष्मा व्यंजन में भी 4 वर्णों को शामिल किया जाता है। तो 4 श कौन से हो गए? श, स, स और है। यानी शंकर वाला श, षटकोण वाला श और सरिता वाला श और है। अब मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये जो शंकर वाला श है इसको हम बोलते हैं तालव्य श। इसको तालव्य श क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे हम तालव्य श बोलते हैं। जैसे कि इसका सूत्र भी है, हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इचु ये शानाम तालु, यानी जो ये वाला शंकर वाला श है इसका उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट है हमारा षटकोण वाला श। इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य श। इसको अब भाई मूर्धन्य श क्यों बोलेंगे हम? क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसका सूत्र क्या होता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा।
जो कि हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो ऋतु रषणा मूर्धा, तो इस षटकोण वाले श का उच्चारण स्थान मूर्धा होने से इसको हम मूर्धन्य श मानते हैं। अगला है सरिता वाला स, तो इसका उच्चारण स्थान होते हैं दंतः यानी दांत, और इसका सूत्र होता है ऋतुल सानाम दंतः। तो इस स का उच्चारण स्थान हो गया दांत, इस वजह से इसको हम बोलेंगे दंत्य स। और आगे है, तो समझ में आई ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से 4 वर्ण काउंट होंगे, श, श, स और है, यानी तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। अब भाई यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन और बन गया, स्पर्श का भी आपने बता दिया, अंतस का भी आपने बता दिया, तो अब भाई ऊष्म बच गया, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं। तो देखिए भाई, इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म ऊष्म यानी गर्म वायु बाहर निकलती है, इस वजह से हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु या गर्म श्वास बाहर निकलती है, इस वजह से हम इन्हें ऊष्मा व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन जो हमारे 33 थे, त्रयत्रिंश थे, उनको हमने 3 कैटेगरीज में रखा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मा व्यंजन। तो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों जो इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण व्यंजन का किया गया है, तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये नोट करना है तो आप बीच में वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है भाई, हमने स्वर भी पढ़ लिया, व्यंजन भी पढ़ लिया, इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, तो बिल्कुल भाई होता है। तो आगे क्या बच गया हमारा, संयुक्ताक्षर। जैसे कि हमने स्वर के लिए पढ़ा था संयुक्त स्वर, 2 स्वरों को मिलाने से जिनका निर्माण होता है या जिनके सहयोग से जो दीर्घ स्वर बनते हैं उनको संयुक्त स्वर बोलते हैं या दीर्घ स्वर बोलते हैं। वैसे ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई, तो संयुक्त अक्षर के व्यंजन के अंदर हम 3 वर्णों को शामिल करते हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाई ये जो क्ष है, इसके अंदर फिर हम कौन कौन से व्यंजन मिलाने वाले हैं। जैसे स्वरों से स्वरों को मिलाया था तो संयुक्त स्वर बन गए थे, तो क्ष के लिए हम यहाँ पे मिलाएंगे क व्यंजन प्लस षटकोण वाला श यानी मूर्धन्य श, इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे क्ष का निर्माण हो गया, यानी क प्लस मूर्धन्य श बराबर क्ष। तो ये 2 व्यंजन मिलाए हमने, क और श, दोनों संयुक्ताक्षर बन के हो गया क्ष। नेक्स्ट है हमारे भाई त्र का निर्माण कैसे होता है ये भी बता दीजिए। तो त प्लस र मिलाकर हमारा त्र बनता है। तो त्र के बनाने के लिए जो जो हमने अक्षरों को वर्णों को संयुक्त किया है वो है हमारा त प्लस र, ये मिलकर हमारा संयुक्त अक्षर बना है त्र। लास्ट है हमारा ज्ञ। तो ज्ञ कैसे बनेगा, तो ज्ञ प्लस य, ये दोनों मिलकर के बन गया संयुक्त अक्षर ज्ञ। तो समझ में आया आपको, संयुक्त अक्षर भी होते हैं क्षत्र ज्ञ। क्ष बनाने के लिए हमने क और उसमें श को ऐड किया, और त्र बनाने के लिए हमने त में र मिलाया, और ज्ञ बनाने के लिए हमने ज प्लस य बनाया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जी भाई आपने स्वर भी बता दिया, व्यंजन भी बता दिया, संयुक्त अक्षर भी बता दिया, तो आगे और भी कुछ होता है या इतना फिनिश हो गया, जी भाई बिल्कुल होता है। तो क्या होता है, आगे होता है अयोगवाह। अब भाई ये अयोगवाह क्या चीज़ है, हमने तो कभी सुनी नहीं, ये तो नया नया टॉपिक लग रहा है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं सुनी आपने। अयोगवाह वो चीज़ है जिनका संस्कृत व्याकरण में बिल्कुल भी उल्लेख हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे उल्लेखनीय है, मतलब जिनका प्रयोग नहीं होता है, फिर भी लिखने के अंदर या लेखन में जिनका प्रयोग होता है, मतलब जिनको वर्णमाला में काउंट नहीं करते हैं लेकिन लेखन में जिनका हम प्रयोग में लेते हैं, यूज़ लेते हैं, उनको हम बोलते हैं अयोगवाह। अब अयोगवाह कितने प्रकार के हो गए भाई, अयोगवाह भी 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के नहीं है, अयोगवाह 4 प्रकार के हैं, सॉरी 3 प्रकार के हैं। तो अयोगवाह में पहला है अनुस्वार। तो अब अनुस्वार क्या होता है भाई, ये देखिए अनुस्वार के लिए जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया अ के ऊपर हमने ये बिंदु लगा दी, इसको बोल दिया हमने अनुस्वार।
समझ में आ गया कि ये जो हमारा बिंदु होता है किसी भी स्वर या व्यंजन के ऊपर, उसको हम बोलेंगे अनुस्वार। दूसरा है हमारा विसर्ग। विसर्ग क्या हो गया? जैसे आपने लिख दिया अ के आगे आपने दो भी छोटे छोटे बिंदु लगा दिए, ये हो गया विसर्ग। तो विसर्ग का निशान कौन सा हुआ? विसर्ग का निशान हुआ ये वाला और अनुस्वार का हुआ ये वाला। समझ में आई आपको बात? तो हमारे जो अयोगवाह है उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है अनुस्वार, दूसरा पॉइंट होता है इसका विसर्ग। अनुस्वार विसर्ग समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट है हमारा अर्ध विसर्ग, यानी विसर्ग का आधा कहलाता है अर्ध विसर्ग। अब भाई ये अर्ध विसर्ग क्या होता है? अर्ध विसर्ग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जीवामूलीय और दूसरा होता है उपदमानीय। अब अर्ध विसर्ग का मैं आपको बता देती हूँ, इसका चिन्ह या निशान क्या होता है। एक तो ये चंद्रमा ऐसे बनता है, दूसरा नीचे इसका ऐसे उल्टा बन जाता है। समझ में आया? ये होता है अर्ध विसर्ग। अब जो जीवामूलीय वाला अर्ध विसर्ग होता है उसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जीवामूलीय विसर्ग लगता है क और ख से पहले। क और ख से पहले लगने वाले अर्ध विसर्ग को जीवामूलीय विसर्ग कहते हैं, या जीवामूलीय क ख से पहले अर्ध विसर्ग लगता है। जीवामूलीय क और ख से पहले अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है। सेकंड है हमारा भाई उपदमानीय। तो अब ये उपदमानीय क्या होता है? जिसकी उपधा होती है। तो प और फ से, उपदमानीय प और फ से पहले अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है। उपदमानीय प और फ से पहले अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है। तो अयोगवाह कितने प्रकार के हो गए? अनुस्वार हो गया, सेकंड विसर्ग हो गया, थर्ड इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हो गया अर्ध विसर्ग। अब अर्ध विसर्ग भी दो प्रकार के हो गए, जीवामूलीय। जीवामूलीय कौन कौन से हैं? जीवामूलीय क ख से पहले लगने वाला अर्ध विसर्ग होता है, और सेकंड हो गया इसका उपदमानीय, यानी उपदमानीय प फ से पहले भी अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है। तो अयोगवाह समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा, अब देखो हमने स्वर समझ लिया, व्यंजन समझ लिया, अयोगवाह समझ लिया, तो अब हमारा संयुक्त अक्षर समझ लिया। तो अब क्या बच गया? अब और भी कुछ होता है या कंप्लीट हो गई? जी बहुत कुछ बचा है। अगला है यम वर्ण। यम वर्ण में 4 वर्णों को हम काउंट करते हैं, क ख ग और घ। अब भाई हमें कैसे पता चलेगा कि क ख ग घ ये चारों यम वर्ण है? तो मैं आपको इसकी सिचुएशन बता देती हूँ कि अगर क ख ग और घ इनके बाद सेम ऐसे कैसे ही व्यंजन आए, क के बाद ग आए, ख के बाद ख आए, ग के बाद ग आए और घ के बाद घ आए, यानी पहले के जैसे सेम वर्ण आ जाए और उनके आगे किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आए। किसी भी वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों के जो लास्ट का अंतिम वर्ण है 5वां वर्ण है। क वर्ग का हो गया ड़, फिर च वर्ग का हो गया य, फिर ट ठ ड ढ ण, यानी ट वर्ग का हो गया ण, ट वर्ग का हो गया न और प वर्ग का हो गया म। ये 5 वर्ग के अंतिम 5वें वर्ण हैं। तो अगर क ख ग घ के बाद में सेम क ख ग घ ही आए, यानी पहले के जैसा सेम वर्ण आए और उसके बाद में किसी भी वर्ग का कोई भी 5वां वर्ण हो, तो पहले से दूसरा, यानी क के बाद क, ख के बाद ख, ग के बाद ग और घ के बाद घ, ये सारे हमारे यम वर्ण माने जाएंगे। समझ में आया? यानी पहले के जैसा जो दूसरा वाला वर्ण है वो यम वर्ण माने जाएंगे। समझ में आई आपको ये बात? फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है पली क कनी। इसमें देखिए आधे क के बाद में दूसरा भी सेम वैसा ही क ही आया है, और क के बाद में क्या है ये देखिए, यहाँ पे क्लोज करके दिखा देती हूँ मैं आपको जूम करके। न कौन सा है? 5वां वर्ण है। कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। तो क के बाद में यहाँ पे न आ गया, तो यहाँ पे जो ये सेकंड क है ये यम वर्ण हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा च ख ख न तू, चखनतू।
इसमें देखिए ख है पहले वर्ण, सेम वैसा का वैसा दूसरा भी वर्ण है जो कि यम वर्ण माना जाएगा। अब देखिए ख के बाद में हमारा पांचवा वर्ण आ गया फिर से न, तो सेम से दो वर्ण आ गए, उसके बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी तवर का पांचवा वर्ण आ गया, तो ये ख जो है हमारा यम वर्ण माना जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा अगनी, अग्नि। इसमें ग है, फिर उसके जैसा सेम वर्ण यम वर्ण है ग, और बाद में वर्ग का पांचवा वर्ण न। तो ये जो ग है सेकंड वाला ग, ये हमारा यम वर्ण माना जाएगा। लास्ट और फोर्थ एग्जाम्पल है घनंती, घनंती। इसमें देखिए पहला घ है, फिर दूसरा घ है सेम ही, और उसके बाद में वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो जो ये दूसरा वाला घ है, ये दूसरा वाला घ हमारा बन जाएगा यम वर्ण। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पलिकनी के अंदर ये हो गया ये वाला क, चखनो तुम्हें ये वाला ख, आगे अग्नि में ये वाला हो गया और गणंती में ये वाला हो गया। समझ में आई आपको बात? यानी ये जो सेकंड वाले वर्ण हैं ये हो जाते हैं यम वर्ण। तो यम वर्ण कौन कौन से हो गए? क, ख, ग और घ, ये 4 वर्ण होते हैं, ये यम वर्ण होते हैं। यानी पहले के जैसा जब दूसरा वर्ण आए और उसके बाद में किसी भी वर्ण का पांचवा वर्ण आए, ड, या, न, म, ये सारे पांचवे वर्ण आए, तो पहले के जैसा जो दूसरा वाला वर्ण होता है वो यम वर्ण कहलाता है। अब आप इसको ध्यान से टॉपिक को समझिए, पढ़िए, और आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं।